बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की, तो कानून साज असम्बली का 11वां इलेक्शन जो है वो आम इंतखाबात कंटेस्ट होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत हर एले में डिफरेंट जो है पर्सनैलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आज हम मौजूद हैं LA7 में, और अगर किसी भी MLA की कंसिक्वेंसी की बात की जाए तो आप जानते हैं कि कारकुन जो हैं इलाके में इस तरह से काम करते हैं कि उनके वर्क और उनकी अथोराइजेशन की वजह से इलाके में वोट बैंक बढ़ता है, और उसी शख्सियत को जो MLA का कैंडिडेट होता है उसको वोट डाले जाते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ख़ानदान किसी तारीफ का मोहताज नहीं, वो डेरा में नामवर समाजी सियासी शख्सियत हैं। चौधरी मोहम्मद फाजिल साहब के बेटे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेंबर रहे हैं और 3 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और 3 दफ़ा विन किया। और समाजी सियासी पहलू से अगर देखा जाए तो इलाका में मुमताज़ हसीयत के मालिक हैं वो। मेरी मुराद चौधरी इमरान फाजिल साहब हैं, जो मुमताज़ कानूनदान भी हैं और सीनियर रहनुमा हैं PTI के। तो आइए उनसे डिस्कस करते हैं कि PTI की LA7 में कंडीशन कैसी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि भले आपका ख़ानदान जो है वो सियासी है, सियासी बैकग्राउंड रखते हैं आप, लेकिन जब आपने अपनी सियासत का बाकायदा आगाज़ किया तो आपका मैनिफेस्टो या एम्बिशन क्या था? सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने पहला अपना वोट जो कास्ट किया था वो 2006 में कास्ट किया था। जी जी। उससे पहले यकीनन मैं बच्चा ही था। 2003 में मेरा ID कार्ड बना है। सही। तो 2006 से कह सकती हैं आप, या तो 2006 से बाद जो है ना वो मैं थोड़ा बहुत सियासत में इन हुआ। तो उसमें मेरा तो बुनियादी यही था कि जिस तरह मेरे दादा मरहूम चौधरी मोहम्मदीन और बाबा मुल्ला, जो जिनका तल्लुक भी डेरा से ही है, मेरे वाले साहब चौधरी फाजिल साहब, जिस तरह आपने नाम लिया, जी जी। इनका काम सिर्फ यही था कि हर जो मजलूम है उसके काम आना, हर गरीब के काम आना, और अपने इलाके की हर मुमकिन जो कोई भी बंदा हो उसकी खिदमत करना। माशाल्लाह। तो बस उसी को लेके हम भी आगे चले हैं। आपके ज़हन में एक मैनिफेस्टो वो रहा कि मैं अपने ख़ानदान की तरह जो है जी जी। अपनी खिदमत पेश करूं। अच्छा सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझती हूँ इट्स वेरी नेसेसरी टू आस्क यू कि आपका 21 ईयर से जो है मुकम्मल संगदड़ा चौधरी तारिक फ़ारूक साहब के साथ था। आपने रिसेंटली PTI ज्वाइन की और चौधरी इनवारुल हक साहब के साथ आपने शमूलियत का ऐलान किया और बाकायदा जो है कंपेन भी कर रहे हैं आप। ऐसी कौन सी वजह बनी? इसमें तो जिस तरह आपने फरमाया, शायद आपके इल्म में भी है कि 21 साल से हम वाकई तारिक फ़ारूक साहब के साथ थे। जी जी। तो जब हम तारिक फ़ारूक साहब के साथ आए या हमारा ख़ानदान आया, तो आने की भी कोई ख़ास वजह नहीं थी। जी जी। तो अब हमने अगर उनको जो है ना दूसरे लफ्ज़ों में उनको इनकार करते हुए PTI में ज्वाइन किया है चौधरी इनवारुल हक साहब को, तो ये भी कोई ख़ास वजह नहीं थी या कोई ज़ाती हमारी इनसे कोई नाराज़गी नहीं थी। बस ये हमारा जमहूरी हक है, उसको हमने सामने लाते हुए जो है ना चौधरी इनवारुल हक साहब की सपोर्ट का ऐलान किया और इंशाल्लाह करेंगे। माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। अगर कंपेन की बात की जाए तो आप किस तरह से अपने इलाके में कंपेन कर रहे हैं, जबकि आपकी यूनियन कौंसिल का अगर अभी एक बैलेंस चेक किया जाए तो चौधरी तारिक फ़ारूक साहब के वोट ज़्यादा ही हैं? देखें, वो एक मियाँ मोहम्मद साहब का शेर है, मैं वो यहाँ पे कोट करता हूँ कि जिसदा भी कोई आशिक होवे उससे दी गल करदा, 100 मकर बहाने करके उदे ही मरने मरदा। अब ज़ाहिर है जो तारिक साहब के सपोर्टर हैं वो यही फरमाएंगे कि हमारे वोट ज़्यादा हैं, तो अब ज़ाहिर हम अनवारुल हक साहब के साथ हैं, तो इंशाल्लाह हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब अनवारुल हक जो हैं वो स्पीकर की हैसियत से असम्बली में थे, कानून साज असम्बली में स्पीकर की खिदमत पेश कर रहे थे, आपके इलाका में आपके ख़ानदान का चूँकि उनके साथ काफ़ी तल्लक है, उनके फादर चौधरी सोबत खान जो हैं उनका आपके दादा आपके फादर के साथ काफ़ी लिंक रहा है, आप कैसे बयान करेंगे कि उन्होंने आपके LA7 में कौन कौन सा ऐसा मखसूस काम करवाया, कौन कौन सी ऐसी खिदमत पेश की जिसको वाकई काबिल तहसीन कहा जा सकता है? असल में जो जहाँ तक मेरी एक है इल्म की थोड़ी सी, वो उसमें यह है कि जो स्पीकर होता है उसका स्पीकर का काम सिर्फ असम्बली में होता है, असम्बली कंडक्ट करना और वहाँ पे जो सारे मामला देखना। हल्के में तो मोस्टली वो जो स्पीकर होते हैं वो तो नहीं आते, ना ही उनका हल्के में काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन चूँकि हल्का उनका था, विन यहाँ से किया था, लोगों के मुतालबात को ऑब्वियसली हमारे इलाके में जो हमारे आज़ाद कश्मीर में ऐसे होता है, जो जिसका वोटर होता है उसी की सपोर्ट की जाती है बाद में भी, जीतने के बाद भी। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए,
अब एक बंदा स्पीकर मुंतखब हुआ तो वो पूरे आज़ाद कश्मीर का था, बिल्कुल पूरे आज़ाद कश्मीर का था। अगर वो MLA बना था अपना हल्का LA7 से, तो वो पूरे LA7 का ही MLA जो है वो तस्वर होता था। बिल्कुल सही। लेकिन थोड़ी सी सितमजीरी भी कह सकता हूँ इसे कि हमारा तो थोड़ा सा जो है ना उल्ट सिस्टम है यहाँ पे। अब जो वोटर होते हैं उन्हीं को ही समझा जाता है कि यही हमारे सब कुछ हैं, जो जिन्होंने वोट नहीं दिया हम उनके MLA नहीं है या उनके स्पीकर नहीं है। तो मेरे हाल में अभी इंशाल्लाह इस पे बहुत तब्दीली आ गई है। जी जी। उन्होंने अपनी गुफ्तगू से भी काफ़ी जगह ये साबित कर दिया है, अमली तौर पे भी वो साबित कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी LA7 की मखसूस सियासत पे आपकी क्या राय है? यहाँ जो सियासी शख्सियात हैं, दो बड़ी शख्सियात हैं, इनके बारे में आपकी राय क्या है? और प्लस आपकी अपनी ख़ानदानी सियासत, उसको आप किस नज़रिए से, किस एंगल से पेश करेंगे? किस तरह से आपके बाबा ने इलेक्शन कंटेस्ट किया? मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा ख़ानदानी जो बहुत बड़ा सियासी बैकग्राउंड नहीं था और ना ही इतने वो सियासतदान है। मेरे दादा मरहूम अभी जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, दंदर टाल इस जगह का नाम है, जी जी। इसी नाम से ही मशहूर हुए थे। और यहीं पे मेरे वालिद साहब भी साथ लेबर भी करते थे, लोगों की खिदमत भी करते थे, ट्रक्स वगैरह का काम किया, ये लकड़ी का लेने देने का काम किया, बस इसी से आगे चलते गए और इसी से ही लोगों की खिदमत करते रहे। चाहे वो दंदड़ हुआ या ओवरऑल दंदड़ कोट यूनिट कौंसिल हो, वो तो संगड़ से लेके इधर पिथौरानी तक आती है, उधर का स्टातर के एंड तक जाती है, कहानी पैल अपना मिट्टी रेत, ये पिंबर के ऐसा है। वहाँ पिंबर जाने के एंड तक हमारा मगलूरा गांव है, डेरा, ये दंदड़ कोट चिब्बा कोट जट्टा, ये सारे गाँव में कोई भी किसी भी बिरादरी से हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह वाले साहब ने उनको इस नज़र से नहीं देखा कि ये मेरा सपोर्टर है या मेरी बिरादरी है या नहीं। वो जिस भी बिरादरी से हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक खिदमत ही किया हमने। और यहाँ वैसे सियासी नुक्ता नज़र पर आपकी क्या राय है कि मतलब लोग जो हैं जो वोट करते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? वो तो मैंने एक पंजाबी के शेर की सूरत में आपको बता दिया। तो जाहिर है अब हमने रिसेंटली ज्वाइन किया चौधरी अनवर हक साहब को। पहले इससे जो 21 साल पहले तारिक फ़ारूक साहब के साथ रहे हम, वो भी किसी जमात की वजह से नहीं थे, वो ज़ाती उनसे मरासम था या ज़ाती एक एफिलिएशन थी उनके साथ, जिस वजह से वाले साहब ने ये डिसाइड किया कि हमने उनके साथ चलना है, तो उन्हीं के साथ चलते रहे। अभी ज़ाहिर है हमारे और भी जो अजीज़ो कारब अपनी कुंबा कबीला के बाकी लोग या दोस्त अहबाब, खासकर जो वाले साहब के हैं चाहने वाले, उनसे मशावरत हुई। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि जो है इस दफ़ा हम चौधरी अनवर हक साहब को सपोर्ट करेंगे। सही। अगर कंपैरिजन किया जाए चौधरी तारिक फ़ारूक साहब की टीम वर्क को और उनकी कैंपेन को और आपकी एक्सपेडिशन पर बात की जाए कि आपकी एक्सपेडिशन कैसी चल रही है, आपकी कैंपेन कैसी चल रही है, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन ये इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें असल ये है कि वो चूँकि हाज़िर थे, सीनियर वज़ीर थे पूरे आज़ाद कश्मीर के, तो तमीरात की वजारत थी उनके पास, ज़रायत सनत और वफ़द की वजारत थी उनके पास। तो वो तमाम तर मामलात जो उन्होंने अपना टीम तैयार की हुई थी, जिस टीम के अभी वो मतलब जिस टीम को उन्होंने नवाजा है वही टीम अभी उनके लिए वर्क कर रही है। हालांकि हम भी उनके साथ थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ज़ाती उनसे ना मुफाद लिया, ना लेना था, ना ही लेना चाहते हैं। तो लोगों के लिए वाला साहब ने जब भी उन्हें बोला है कि अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए, कोई गली या और भी कोई इज्तिमाई चीज़ें होती हैं, किसी को मुलाजमत का कोई मसला होता है या कोई हॉस्पिटल की बात हो, अभी हमारे दंदड़ में हॉस्पिटल की बहुत कमी है, एक छोटी सी डिस्पेंसरी है बहुत पुरानी, जो लास्ट शायद 92 में लास्ट इलेक्शन लड़ा था मेरे वाले साहब ने, 92 में हुआ, उस वक्त ये बनी थी, एक कमरे पे जो है वो मुश्तमिल थी। अभी जो दंदड़ के लोग हैं इन्होंने अपनी मदद आपके तहत उसके 3 कमरे बनाए, अभी एक डॉक्टर साहब वहाँ पे बैठते हैं। तो लास्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनकी मौजूदगी में बात हुई, दंदड़ के लोगों के ब्याह पे मेरे वाले साहब ने बात की उनसे कि इस तरह हमें लड़कियों के कॉलेज का मसला है और हॉस्पिटल का मसला है जो बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि बिम्बर सिटी में हमें जाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, बाद में गाड़ी नहीं होती या मरीज़ एमरजेंसी जा नहीं पाता, तो उस हवाले से उन्होंने वादा किया जी हम काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल जो मेरे ख्याल में 100-150 बेड पे मुश्तमिल होगा वो गर्ल्स कॉलेज दे देंगे। ये 5 साल पहले की बात है। सही। फिर 2 साल बाद फिर वो आए, फिर यही बात हुई, फिर उन्होंने कहा जी बस हो गया, बस ये होमवर्क कंप्लीट है हमारा, हमने सारी ड्राइंग तैयार कर ली ये वो। फिर 3 साल और गुजर गए, अभी पिछले दिनों भी यही बात हुई, तो फिर वही तसल्ली बस जिस तरह वो रूटीन में पहले करते आ रहे थे, जहाँ से उनको फ़ायदे होते थे
और जिस काम में उन्होंने फ़ायदे लेने थे उन लोगों को वो काम देते रहे हैं, और सिर्फ जो है वो क्रेडिट लेने के लिए कि हमने ये काम कर दिया, हमने मेगा प्रोजेक्ट्स दे दिए, हमने ये सारा कुछ बड़े तीर मार लिए। असल में ये बात नहीं थी, ये काम था महकमा जात का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत का काम था महकमा जात को फैसिलिटेट करना, और महकमा जात का काम था कि इलाका जात को फैसिलिटेट करना। ऐसे ही है, बिल्कुल। जबकि ये इस चीज़ को छोड़ के डायरेक्टली अपने आप के नाम से जो है वो मंसूब करते रहे हर मंसूबा कि ये मैंने दे दिया, मैंने ये, हालांकि उन्होंने कोई जेब से थोड़ी दिया, वो आवाम का हक था, आवाम तक कुछ हद तक पहुंच गया, कुछ हद तक नहीं पहुंचा, जिस वजह से आवाम ने जो वो उनसे नाराज़गी का दूसरे लफ्ज़ों में आज़ार करते हुए जो PTI को ज़्यादातर लोगों ने वो जानकार लिया हमारे इसमें। सही। अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वज़ीर तमीरात हैं, और मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी अथॉरिटी थी उनके पास मिनिस्टर होने की, कि आप तमीरात के मिनिस्टर थे। आपके LS7 की अगर बात की जाए तरक्याती कामों की, कौन कौन से तरक्याती या फाल काम हुए हैं, स्पेशली आपकी UC दंदरकोट में? काम तो वैसे थोड़े बहुत उन्होंने करवाए हैं, जो सड़कें जहाँ पे वो जो पहले बात हुई थी आपसे कि जो वोटर लोग हैं उसको थोड़ा सा रास्ता मिल गया, फिर आगे वो जो 3-4 घर अगर कोई किसी के आगे ये हमारा वोटर नहीं है, वहाँ पे रोक दी गई इस बहाने से जी अभी अदालत से हुक्म इम्तनाई आ गया, या कोई सोकाल जो भी उनके वजह बता के। तो बाकी जो अपने लोग थे उनको नवाजने की कोशिश करते रहे, उनमें से भी वो अपने जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि कल को ये कुछ मिलेगा, जी ये कल को हमें काम आएंगे, वो आ रहे हैं, उनके वो जो उनके हैं काम वो आ रहे हैं। चलिए, आप मुमताज़ कानूनदान हैं, आज़ाद कश्मीर की सियासत के बारे में आपकी क्या राय है? आज़ाद कश्मीर की सियासत, चूँकि आज़ाद कश्मीर छोटा सा हिस्सा है, ये एक रियासत है, ना तो ये सूबा है ना ही कोई बड़ा मुल्क है। तो रियासत में तो ज़ाहिर है एक बड़ा मुल्क जो हमारे साथ है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है उसे हम अपनी ज़ुबान में तो वफाक कहते हैं। तो मोस्टली तो यही होता है कि वफाक से ही हमें सारी उम्मीदें होती हैं, और वफाक ही जो हमारी गवर्नमेंट को जो है वो अपने सपोर्ट कर रहा होता है और बजट वगैरह दे रहा होता है। तो उस हिसाब से आगे वो जो हमारी गवर्नमेंट है वो चलती है। तो अब वफाक में भी ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह PTI है, तो PTI चेंज आ रही है, और इंशाल्लाह नए पाकिस्तान की जो इमरान खान साहब ने बात की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे राज्य में भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाली है। सही। जिस तरह से बात की जाए आपके इलाके में, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में है कि बजट जो है आपकी पार्टी यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसको दुगना दिया है आज़ाद कश्मीर को, जबकि PMLN की हुकूमत थी, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आज से पहले इस तरह किसी सियासतदान ने किया? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ। वही बात वो अपने जो आने वाली जो मतलब सियासत होती है, आने वाले 10 साल 5 साल उसके अरेंजमेंट्स करते हैं। इससे पहले तो जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने यही काम किया है, वो चाहे नून लीग हुई है, पीपल्स पार्टी हो, जो भी हो, तो उन्होंने यही किया कि जो ऐसा काम करें या ऐसे लोग लाएं जो आइंदा ताकि इनको 5 साल के लिए 10 साल के लिए इनको वहाँ पे स्ट्रगल ना करनी पड़े, और ऐसे लोग वहाँ पे उन्होंने तैयार किए कि जिनकी वजह से वो अपनी गवर्नमेंटें बनाते रहे हैं और अपने जो मकासद हैं उन लोगों को हासिल करते रहे। सही। आपकी UC दंदरकोट की बात कीजिए तो आपको क्या लगता है यहाँ कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका बर वक्त हल होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये जो पहले भी बात कर चुका हूँ, ये दंदड़ में हॉस्पिटल का बहुत बड़ा मसला है। ये मैं चाहता हूँ, बल्कि मैं इमरान खान साहब को भी मुतालबा करूँगा कि ये फ़ौरन किया जाए। चूँकि हमारे जो PM साहब थे उन्होंने 2-3 दफ़ा बड़ी तिब्बत सरियाँ दी हमें कि बस आज बन गया, कल बन गया, आज आ रहा है, कल आ रहा है। एक हमारे इधर छोटे छोटे काफ़ी गांव हैं, वहाँ पे हाई स्कूल मिडिल स्कूल होते हैं, तो वहाँ से जब बच्चियाँ हमारी बहनें बेटियाँ फारिग होती हैं तो यकीनन उन्हें कॉलेज जाना होता है। तो कॉलेज हमारा दूर है, गर्ल्स कॉलेज खासकर इधर जाके दूसरी तहसील में आता है, बरनाला में, इधर जाके यूनिवर्सिटी में आता है, दोनों साइड पे हमें बहुत दूर पड़ता है। इस वजह से आजकल थोड़ी सी फ़ज़ा भी अजीबोगरीब किस्म की है कि वालिदैन परेशान होते हैं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी ये नहीं कर सकते कि इतनी दूर अपनी बच्ची को भेजा जाए, और उसका आगे खमियाजा उन बच्चियों को ही भुगतना पड़ता है कि उस सूरत में कि वो मैट्रिक के बाद ही अच्छा जी छुड़वा लें, हम इसको शहर नहीं भेज सकते। तो इसलिए अगर ये हमारे ये गाँव है हमारा दंदरकोट, इधर पहले हाई स्कूल लड़कियों का बना हुआ है, इधर ही उन्होंने जो है वो किया हुआ था प्रपोज किया, इधर हम इसको गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाएंगे या इंटर कॉलेज इसकी अपग्रेड कर देंगे। हाँ जी, तो वो अभी तक नहीं हुई। मेरा ये भी मुतालबा है कि ये हो जाए। दूसरा एक और मुतालबा है कि ये इधर हमारे गर्ल्स अपना बॉयज़ इंटर कॉलेज है,
उसका एक ग्राउंड था। जी जी। वो ग्राउंड मैं समझता हूँ शायद मेरी पैदाइश से भी पहले वो था ग्राउंड। जब हम छोटे छोटे थे वहाँ पे हम भी खेलते थे। जी जी। बड़ा अच्छा ग्राउंड था। जब ये कॉलेज बना तो उस ग्राउंड को कुछ लोगों ने पहले ये कहा कि हमारे आबाओ अजदाद ने इसको वक्फ किया हुआ है। फिर उन्हीं लोगों ने मुख्तलिफ बड़ी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिली भुगत करके उस पर कब्ज़ा किया, फिर इसको सेल आउट कर दिया, आगे और सेल आउट कर दिया। इस तरह का कोई ग्राउंड का भी बहुत बड़ा मसला है। हमारे बॉयज़ हाई स्कूल भी है, बॉयज़ इंटर कॉलेज भी है। अब ज़ाहिर है बॉयज़ के लिए तो स्पेशली बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है गर्ल्स इंटर कॉलेज बनेगा तो उसके लिए भी ज़रूरी है, वो तो भी है बना भी नहीं, जो बना हुआ उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये 3 मसले तो सर दस्त बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छे मसले आपने बयान किए और वाकई इनका हल होना चाहिए क्योंकि ये नेसेसिटीज़ में आते हैं और मैं समझती हूँ कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस या फर्स्ट जो कैपेबिलिटी है यही होना चाहिए। लास्ट में आप अपने लोगों को, अपनी यूथ को और स्पेशली अकोमोडेटेड पीपल जो आपके साथ हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, चौधरी अनवारुल हक के साथ, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मेरा उन सब लोगों से यही इंतहाई अदब और इख्तिसार के साथ दरख्वास्त है कि चौधरी अनवारुल हक साहब को सपोर्ट करें, वोट दें उनको, ताकि जो इमरान खान साहब का एक मंशूर है तब्दीली, ताकि ये हमारी जो रियासत एक बड़ी ही दलदल में फंस चुकी है, करप्शन की दलदल में फंस चुकी है, उससे निकल आए ताकि हम लोग आज़ादी से जो अपने ज़िंदगी है वो गुजार सकें। और उसी के साथ ही जो है ना अनवारुल हक साहब इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अनवारुल हक साहब अल्लाह करे वो मुंतखब होते हैं तो वो सिर्फ मेरे या पीटीआई वालों के एमएलए नहीं होंगे, वो इंशाअल्लाह पूरे LA7 के होंगे इंशाअल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी इमरान फाजिल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और मुतालबात की बात की जाए तो जिस तरह से राजा फ़ारूक हैदर साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जिस तरह से बात की, जिस तरह से इनके मुतालबात थे उसका कोई सलूशन नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली इनका जो मुतालबात हैं चौधरी अनवारुल हक साहब के साथ हैं। तो प्लीज़ अज़राए करम हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका कोई ना कोई सलूशन होना चाहिए। हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ट्रीटमेंट के लिए इंसान किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कोई रास्ता अख्तियार नहीं कर सकता। और गर्ल्स कॉलेज भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो एक पढ़ा लिखा माशरा क्रिएट होगा। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।